हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, इस पर बात किया था। और आज चार्ज की प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चार्ज की कई मेजर प्रॉपर्टी है। चार्ज की कई मेजर प्रॉपर्टी है और इसमें नंबर भी आप लोग देते चलिए। तो आइए सबसे पहला में एक नंबर में जो आप जानते हैं, लाइट चार्ज। लाइट चार्ज क्या करता है? लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर while unlike charge attract each other। ये आप जानते हैं, जैसे मान लो कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस माइनस है तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अगर माइनस माइनस है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो लाइट चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। और जबकि अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब डिफरेंट है ना, मतलब अपोजिट नेचर चार्ज, तो अपोजिट नेचर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और कई बार पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो बॉडी हो और इसको आसपास लटकाया गया हो और एक यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, एक क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा जो है ये अनचार्ज है। दूसरा क्या है? अनचार्ज है, और इसको आसपास लटकाया गया हो। तो ये बताओ कि इस दोनों में क्या होगा? इस दोनों में क्या होगा? ये पॉजिटिव है और ये अनचार्ज है। इस दोनों में क्या होगा? क्या अट्रैक्शन होगा, क्या रिपल्सन होगा, या कुछ नहीं होगा? क्या होगा? सोच करके बताइए, क्या होगा? एनीबॉडी सोच के बताइए कि क्या होगा? क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ऐसा लग रहा? किसके वजह से? इंडक्शन के वजह से। हाँ, तो ये सोचना सही है बिल्कुल। इस दोनों में क्या होगा? इस दोनों में अट्रैक्शन होगा, और इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि ये अनचार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज के बगल में रखा गया है। किसके बगल में रखा गया है? पॉजिटिवली चार्ज के बगल में रखा गया है। तो इंडक्शन के कारण इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये बॉडी क्या होगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात समझ में? ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये किसके वजह से होगा? इंडक्शन के वजह से। जो अनचार्ज बॉडी था ये अब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, तो दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में? तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। ऐसे तो लगता है कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडक्शन की वजह से आपको पता है कि इसमें अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट करता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। किसके वजह से? इंडक्शन के वजह से। आई बात समझ में? इस वजह से दोनों बॉडी क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? तो चलिए अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी में। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी स्केलर होता है, उसी तरह से चार्ज भी क्या है?
स्केलर क्वांटिटी है और इसमें सिंपल जोड़ घटाव वाला नेचर लागू होता है। ये एडिटिव नेचर का होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कहिए, मतलब सिंपल जोड़ घटाव लागू होता है। आप इसको ब्रैकेट में ये भी दे सकते हैं कि यह जो है सिंपल एडिटिव नेचर को ये फॉलो करता है। कैसा नेचर को फॉलो करता है? एडिटिव नेचर को फॉलो करता है, मतलब सिंपल जोड़ घटाव वाला जो नियम है उसको ये फॉलो करता है। और ये अच्छी बात है नहीं कि स्केलर क्वांटिटी है, ये अच्छी बात है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो और उसमें थोड़ा जोड़ घटाव ज़्यादा लागू नियम होता, वेक्टर एडिशन वाला नियम लागू होता तो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता। लेकिन अच्छी बात है स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को समझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में कोई ज़्यादा कष्ट की बात नहीं है। ज़्यादा तो कंसेप्ट वेक्टर क्वांटिटी में होता है, उसमें वेक्टर एडिशन वाला नियम लागू होता है। तो जब भी रिजल्टेंट की बात होगी, वेक्टर क्वांटिटी अगर होता है तो वैसे स्थिति में रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा वाला नियम लागू होता है। लेकिन इसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन लागू होगा। आई बात समझ में? यह जो है एडिटिव नेचर का होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज quantized. Charge is always quantized. देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब है it means charge can transfer one body to another body in the form of integral multiple of electron, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा? ट्रांसफर करेगा। इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा। मतलब ये हुआ, देखिए क्वांटाइजेशन एक बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज कैन ट्रांसफर one body to another body in the form of integral multiple of electron। मतलब यह हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, 5.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह से लिख करके ऐसे, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो सही है, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो सही है। लेकिन अगर 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये गलत है, नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये गलत बात है। इस चीज को ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लो क्लासरूम में 2 बच्चा आएगा, 3 बच्चा आएगा, 3.5 बच्चा तो नहीं आएगा, 3.5 स्टूडेंट तो नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर वही बात इसको भी समझना है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हालांकि अब इस बात का वायोलेशन भी हुआ है, क्योंकि ये बात पहले की है और हम लोगों को पढ़ना अभी यही है। ठीक है, अब इस बात का रिसेंट में वायलेशन हुआ है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना अभी यही है। आई बात समझ में? ये बात समझ में आया? लिख लिए इसको। और अब आइए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज
always conserved. Charge is always conserved. ब्रैकेट में like conservation of energy. तो देखिए यहाँ पर एनर्जी इसलिए लिखा है कि एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जिस तरह से एनर्जी कंजर्व होता है उसी तरह से चार्ज हमेशा ही क्या होता है, कंजर्व होता है। देखो कंजर्व का क्या मतलब होता है, कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट। कंजर्व का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग क्लास 9-10 से पढ़ रहे हो कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उसी तरह से टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है, पहले इस चीज़ को अभी हम लोग समझें। अभी कंजर्वेशन के लिए आपको विशेष समझना होगा। ऊपर लिख चुके हैं आप लोग, देखिए। अब कंजर्वेशन को ऐसे समझिए, जैसे मान लो आपके पास दो बॉडी है। ये मान लो बॉडी ए है, ये क्या है, बॉडी ए है। और दूसरा बॉडी मान लिया बॉडी बी है। ये बॉडी बी है और इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है Q2। इसमें चार्ज कितना है, और इसमें कितना है, Q2 है। और दोनों बराबर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इसमें चार्ज है Q1 और इसमें चार्ज है Q2। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, या कांटेक्ट में कर दीजिए, या नहीं तो किसी वायर से इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। ये कनेक्टेड, अब कनेक्ट हो गया यहाँ पर। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। आई बात समझ में। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अब इसको हमने कनेक्ट यहाँ पर कर दिया, तो इसमें Q1 चार्ज था, तो इसमें क्या Q1 चार्ज होगा या बदलेगा, बदलेगा, बिल्कुल सही है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज हो गया Q1 डैश। क्या हो गया चार्ज, क्या हो गया चार्ज। और यहाँ पर जो है चार्ज मान लेते हैं हो गया Q2 डैश। यहाँ भी पहले Q2 था, अब Q2 तो नहीं रहेगा, बदलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, Q2 डैश। आई बात समझ में, कितना हो गया चार्ज Q2 डैश, और यहाँ पर कितना हो गया Q1 डैश। बोलो इसमें कोई दिक्कत है ना। ध्यान से देखो, सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए। तो इसमें चार्ज Q1 था और इसमें Q2 था। अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर दिया तो इसमें चार्ज Q1 था, तो बदलेगा जरूर। तो इसमें हो गया मान लो Q1 डैश और इसमें हो गया Q2 डैश। तो ये कनेक्शन के पहले ये था और कनेक्शन के बाद ये हो गया, ठीक है। कनेक्शन के बाद ये हो गया। तो लेकिन कनेक्शन के पहले टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। कनेक्शन के पहले टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यही जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। आई बात समझ में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज कहीं इधर उधर नहीं जाता है, टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ जो है
टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू, समझिए अभी लिखना कुछ भी नहीं है, बहुत बात अभी इसमें समझाना। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश और प्लस Q2 डैश, Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। तो कहने का मतलब टोटल चार्ज हमेशा क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। टोटल चार्ज हमेशा क्या हुआ, कांस्टेंट रहा। आई बात समझ में। अब हम इसमें ये कह रहे हैं, देखो अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों बॉडी जो है पहले आइडेंटिकल तो हम नहीं मान रहे थे, आइडेंटिकल नहीं था, और अब मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर आइडेंटिकल बॉडी हो, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, अगर आइडेंटिकल बॉडी होता है, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो ना, आइडेंटिकल का मतलब वह सब कुछ में समान, रूप गुण मटेरियल मास सब कुछ, दोनों का मास समान हो, दोनों का मटेरियल समान हो, सब कुछ समान हो, मतलब एक जैसा हर तरह से, इसी को बोला जाता है आइडेंटिकल। ठीक है, जैसे मास मान लो समान हम कर ले, लेकिन अगर मटेरियल समान नहीं है तो आइडेंटिकल फिर नहीं हो। अगर एक कॉपर का है तो दूसरे को भी कॉपर का होना पड़ेगा, एक लोहा का है तो दूसरे को भी लोहा का होना पड़ेगा, डेंसिटी भी बराबर होनी पड़ेगी, सब कुछ बराबर इन ऑल रेस्पेक्ट। बात समझ गए। जैसे बोलते हैं ना कि वो जब आइडेंटिकल ट्विंस लगता है, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब हुआ कि एकदम सब कुछ में एक जैसा, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़का भाई है कौन छोटका है। जैसे फिल्म में देखियो ना, राम श्याम सीता गीता, है ना, तो ऐसा आइडेंटिकल होता है कि बाहर वाले तो छोड़ दो, घर वाले कंफ्यूज कर जाते हैं कि बड़का है कि छोटका है। जो दिन रात देखता है घर वाले कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है। आई बात समझ में। ऐसा ट्विंस देखा है कभी? हाँ, सब लोग देखा है, बिल्कुल सही बात। तो वो भी लगभग आइडेंटिकल होता है, और यहाँ पर एकदम कंप्लीट आइडेंटिकल की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर फॉर आइडेंटिकल बॉडी, हाँ ध्यान से देखो इधर, आइडेंटिकल बॉडी, देखो अगर आइडेंटिकल बॉडीज की बात करते हैं तो अब क्या करते हैं कि दोनों का जो फिगर है अब एकदम एक जैसा बनाते हैं। ये जितना बड़ा ये भी लगभग उतना ही बड़ा। अब आइडेंटिकल दे दिया हमने, मान लो बॉडी ए और ये बॉडी बी, और चार्ज इसमें Q1 माने थे, अभी भी Q1 मान रहे हैं, और इसमें चार्ज Q2 मान रहे हैं। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो इसको कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ध्यान से देखो। अब इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये बताओ इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज कितना है, Q2 चार्ज है। ठीक बात, इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है। अब इसमें बता सकते हो कितना चार्ज होगा, अब इतना तो श्योर है कि Q1 नहीं होगा, इतना तो श्योर है। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि इसमें चार्ज Q आ गया। इसमें चार्ज कितना आया, Q आया, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी Q होगा, ये तो श्योर है। जब आइडेंटिकल है तो इसमें चार्ज अगर Q हुआ तो इसमें कितना होगा, कोई आपत्ति इसमें, इसमें भी कितना होगा, Q होगा। इसमें Q है तो इसमें कितना होगा, बोलो कोई तकलीफ है क्या? बात है, तुम घुरा के देख रहे हो, एक जैसा बॉडी है तो चार्ज दोनों में तो बराबर जाएगा ना, नहीं जाएगा। आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों में बराबर बराबर चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन पहले कितना चार्ज था, इसमें Q1 था, इसमें Q2 था, दोनों मिला करके कितना था कनेक्शन के पहले, Q1 प्लस Q2। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फॉर आइडेंटिकल बॉडी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा साहब, कनेक्शन के पहले टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज दोनों क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब यहाँ पर आइए तो Q1 प्लस Q2
ये किसके बराबर होना चाहिए बोलो तो? किसके बराबर होना चाहिए? Q प्लस Q मतलब 2Q होना चाहिए। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। बिल्कुल सही आप लोगों का कहना है कि ये आपका 2Q हो जाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसी चीज को और दूसरे तरीके से थोड़ा समझाते हैं। अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज्यादा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम इसका एप्लीकेशन होता है। दूसरे तरीके से इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। देखो जैसे मान लो कि 2 बाल्टी आपके पास है, 2 बाल्टी आपके पास है। एक थोड़ा बड़ा बाल्टी है, एक बड़ा बाल्टी है, और दूसरा जो है ये थोड़ा छोटा बाल्टी है। ये बड़ा लग रहा है ना, ये छोटा लग रहा है ना। अच्छा ठीक बात है। मान लो इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें पानी यहाँ तक है। अब ये बताओ ज्यादा पानी किसमें है? इसमें ज्यादा पानी है, इसमें ठीक बात है। अब ऐसा करते हैं, इस दोनों बाल्टी में से छेद करके इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया। पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, सब एकदम पाइप के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या होगा? इससे पानी का ट्रांसफर इसमें होने लगेगा, इससे पानी का ट्रांसफर इसमें होने लगेगा। मान लो ये बाल्टी ए है और ये बाल्टी बी है, तो ए से बी में ट्रांसफर होगा, होगा ना? पक्का होगा, पक्का होगा। ठीक बात। अब ये ट्रांसफर कब तक होता रहेगा साहब? जब तक पानी इक्वल नहीं हो जाए, जब तक लेवल इक्वल नहीं हो। हाँ ये बात सही है। जब तक इक्वल लेवल नहीं हो जाए, लेवल बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक पानी का ट्रांसफर होता रहेगा। अच्छा मान लो कि पानी का ट्रांसफर सपोज रुक गया थोड़ी देर बाद, तो कनेक्शन के पहले दोनों बाल्टी में जितना पानी था, ठीक है, मान लो कनेक्शन के पहले दोनों बाल्टी में 25 लीटर पानी था, दोनों बाल्टी मिला के, और कनेक्शन के बाद भी दोनों बाल्टी मिला करके कितना पानी होना चाहिए? 25 लीटर होना चाहिए। तो बस यही समझ लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि पानी इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझना। तो समझना है चार्ज को किससे समझना है? अमाउंट ऑफ वाटर से समझना है। चार्ज को किससे समझना है? चार्ज को किससे समझना है? अमाउंट ऑफ वाटर से समझना। इसको बोल लो तो 4 बार, ये बहुत बड़ी बात है। चार्ज को किससे समझना है? चार्ज को किससे समझना है? पक्का। चार्ज को किससे समझना है? अमाउंट ऑफ वाटर से समझना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर से समझना है, और लेवल को समझना है पोटेंशियल से। लेवल को समझना है पोटेंशियल से। ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, आपने कहा जब तक कि लेवल बराबर नहीं हो जाए। तो चार्ज के केस में जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज का ट्रांसफर क्या होगा? होता रहेगा। और चार्ज का ट्रांसफर होता किसके वजह से है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। चार्ज का ट्रांसफर किसके वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर पानी का ट्रांसफर किसके वजह से होगा? लेवल डिफरेंस की वजह से होगा। लेवल डिफरेंस की वजह से होगा। आई बात समझ में? तो इसमें चार्ज का भी कंसेप्ट समझ में आया और पोटेंशियल का भी कंसेप्ट जो है वो गपशप में समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? चार्ज का ट्रांसफर किसके वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। यही तो ओम्स लॉ कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। ये सब बात तो आप जानते हैं, लेकिन बात तो यही कहता है। आई बात समझ में? बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। ठीक है, तो क्या एक बार फिर से सुन लीजिए। चार्ज को किससे समझना है? चार्ज को किससे समझना है? अमाउंट ऑफ वाटर से समझना है। और पोटेंशियल को किससे समझना है? लेवल से समझना है। तो पानी का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक लेवल बराबर नहीं हो जाए। दोनों का लेवल बराबर हो गया तो पानी का ट्रांसफर
रुक जाएगा, दोनों का लेवल बराबर हो जाए। ऐसा नहीं कि दोनों में पानी बराबर हो जाए, लेवल बराबर हो जाएगा तो ट्रांसफर रुक जाएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आया? तो कहने का मतलब अब बात तो क्लियर हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। तो कनेक्शन के पहले और कनेक्शन के बाद टोटल चार्ज हमेशा ही क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो लेता हूं, फिर आगे और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पर अभी हम बात करेंगे। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके पास है, पांचवा प्रॉपर्टी, चार्ज रेसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा ही कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रेसाइड करता है, बाहरी आउटर सरफेस पर रेसाइड करता है। एंड दिस इज नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये चार्ज की नेचुरल प्रॉपर्टी है कि या किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जाकर के ये रेसाइड कर जाता है। अब इसमें क्या अंदर की बात है हम उस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जानिए रेसाइड मतलब होता है रहना, एग्जिस्ट करना। चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जाकर के रेसाइड करता है, आउटर सरफेस पर रहता है, एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? देखो जैसे मान लो कि अगर ये सपोज मेटेलिक स्फीयर है और हमने चार्ज दे दिया ऐसे, पूरी तरह से पूरा चार्ज हमने दिया ऐसे, जैसे देख रहे हो पूरा एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज दिया, लेकिन ये ऐसे रहेगा नहीं। क्या होगा? ऐसा स्ट्रक्चर ये गेन कर लेगा, ये आउटर सरफेस पर चला जाएगा। अब इसके पीछे अंदर की बात ये है, ऐसे समझिए, होता यह है कि जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? जब रिपल्सन होगा तो इस तरह से भागेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहने का प्रयास करेगा। इस वजह से रिपल्सन के वजह से क्या होगा? ये इस तरह से ये पूरा ऊपरी क्षेत्र पर जो है सरफेस पर ये चला आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से ये चला जाएगा। अब यहाँ मन में देखो हो सकता है, जैसे मान लो सोचोगे क्या इस दोनों में रिपल्सन नहीं होगा? तो होगा, रिपल्सन होगा तो आखिर ये जो है इसके वजह से किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है आ जा मेरे पास। क्या ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? चल हट यहाँ से। ये इधर से ठेलेगा, इसका मिजाज ठंडा हो जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए चुपचाप जो जहां पर है वहां पर जाकर के फिर अस्थिर हो जाएगा। तो इसके पीछे जो अंदर की बात होती है वो रिपल्सन होता है कि जब अंदर में क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ऐसे ये रिपेल करेगा। तो रिपल्सन की वजह से ये इस तरह का एक्सिस्टेंस हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे मान लो दो दुश्मन को किसी रूम में ला करके रख दो, क्या करेगा? गले मिलने लगेगा। एगो कोना पकड़ेगा, एगो इधर कोना पकड़ेगा, है ना? या पार्टी वार्टी में ही मान लो कहीं अगर देख लिया उधर जो है दोनों मान लो कि दुश्मनी है, मिल गया तो वो एक दूसरा काउंटर पकड़ा तो उधर वाला काउंटर पे जाकर के चला जाएगा, है ना? और अगर मान लो दोस्ती है, देखा कुछ इधर इधर आओ इधर आओ, एक जगह मिलके खाने पीने लगेगा, है ना? तो अगर दोस्ती है तो अट्रैक्शन होगा, अगर दुश्मनी है तो एक कॉर्नर को जाएगा और दूसरे कॉर्नर पे बिना हो सकता है नहीं तो बिना खेले पीले निकल जाते दुश्मनी होगा तो कहा नहीं रहेंगे हम यहाँ। बात समझ गए? तो यह जो है रिपल्सन वाली बात इसमें होती है। और उसी तरह से जैसे ये अगर कोई मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, जैसे मान लो यही मान लो जैसे मेटेलिक प्लेट है, सपोज ये मेटेलिक प्लेट है, तो अगर इस पर चार्ज दे दिया जाए तो ये इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, इधर रहेगा और इधर रहेगा, ये ऐसे रहेगा। हाँ ऐसे पूरा चार्ज दे दें। हाँ देखो इसका जान जा रहा है, दे तो देवे किए हैं तो समझेगा कैसे, है ना? तो इस तरह से इधर चार्ज आ जाएगा और इधर चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आया? और दे दें? नहीं, घुरा के देख रहा है, छोड़ दो, ठीक है? बात समझ गया? तो इधर भी चार्ज रहेगा और इधर चार्ज रहेगा, लेकिन अंदर में चार्ज
नहीं रहेगा, सिर्फ आउटर पे रहेगा, आउटर पर रहेगा। आई बात समझ में? इधर रहेगा और इधर रहेगा और बीच में नहीं रहेगा। ये आउटर सरफेस पर जो है सिर्फ चार्ज रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लियर हो गया? चलो ठीक बात है। तो अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 6 नंबर में देखिए, रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड while moving charge, moving charge, moving charge produces electromagnetic field, moving charge produces electromagnetic field, rest charge produces electric field while moving charge produces electromagnetic field। तो जरा देखिए, अगर रेस्ट चार्ज हो, जैसे मान लो कोई भी प्लस क्यू चार्ज है और अगर रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। ये आपको पता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना? तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये चारों तरफ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यह जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको पता है, और ये चार्ज रेस्ट में है। तो रेस्ट चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज मूव कर जाता है, अगर चार्ज मूव कर जाता है, अगर चार्ज मूव कर जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज मूव करता है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसको भी समझा रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। और इसको याद भी रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस्ट चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। देखो, चार्ज जब मूव कर गया तो एक्चुअली ये ब्रांच क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहेगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा? चार्ज जब मूव कर गया तो ये ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा? तो ये ब्रांच करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा। सही बात है। और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रांच हो जाएगा तो करंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। करंट की कई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। करंट का कई इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे बड़ा इफेक्ट है करंट का, सबसे बड़ा इफेक्ट है। और ये बड़ा टॉपिक आपका करंट में जो है और इम्पोर्टेंट भी, जो कि आपको स्टडी करना है।
तो ये करंट का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। प्रैक्टिकल फिनोमेनन इसका, जैसे आप लोग जब मान लो प्लेटफॉर्म पर होते हो, खास करके जब बच्चा था तो गार्जियन साथ में जब होते थे तो क्या बोलते थे, जैसे ट्रेन आती है तो उधर नहीं जाना, पीछे हटो, है ना। अब तो हो सकता है जवान हो गया होगा, गार्जियन नहीं भी रहेगी, अब तो तुम ही लोग गार्जियन हो गया, नहीं? हाँ सही बात, अब तो जवान हो गया तो गार्जियन की क्या जरूरत है, फिर तुम ही लोग बाल बच्चेदार आदमी, है ना। तो चलो ठीक बात। तो लेकिन वहाँ पर गार्जियन अगर होते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना होता है कि आप ट्रेन अगर आती है प्लेटफॉर्म पर, आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। आप आधा 1 मीटर का डिस्टेंस जरूर रखिए, इसलिए कि जब होता क्या है कि जब ट्रेन मूव होती है तो उसका देखा इंजन वगैरह पहिया वगैरह भी इतना ये घर्षण होता है, पूरा रगड़ता है कि वो चार्ज हो जाता है। एक तो चार्ज हो गया, उसके बाद उसका मूवमेंट काफी फास्ट चलता है, तो चार्ज हुआ, उसके बाद उसका मोशन हो गया, तो चार्ज मूव कर गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब प्रोड्यूस करता है तो ये हो सकता है कि आप जो है प्लेटफॉर्म छोड़ करके आप पटरी पर चले जाए। ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ पटरी छोड़ के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि आप प्लेटफॉर्म छोड़ के पटरी पे चले जाए, ऐसा हो सकता है। आई बात समझ में? इसलिए वहां पर डिस्टेंस को मेंटेन करना जरूरी होता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उससे बचने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ जो है ये बात समझ गए कि चार्ज अगर मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक्सिलरेटेड चार्ज हो, इसको 7 नंबर की प्रॉपर्टी दे दीजिए, वैसे ये भी रिलेटेड है। एक्सिलरेटेड चार्ज, एक्सिलरेटेड चार्ज produces electromagnetic field and also radiate energy. Accelerated charge produces electromagnetic field and also radiate एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज अगर होता है, ये चार्ज एक्सेलरेशन है, तो इसमें क्या होगा, तीनों बातें होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी का रेडिएशन करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी का रेडिएशन करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ये तीनों बातें इसमें होगी। आई बात समझ में? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, होता क्या है कि जब चार्ज एक्सेलरेट होगा, मोशन तक तो समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, और फोर्स है उसके बाद मूव कर रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, जिसका मतलब वर्क डन होगा, और जब वर्क होगा तो एनर्जी होगी। इसलिए कि वर्क और एनर्जी दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। वर्क होगा तो एनर्जी होगा, एनर्जी होगा तो वर्क होगा। तो इस तरह से वह एनर्जी का रेडिएशन करता है, एनर्जी का रेडिएशन करता है। और आगे का जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। आई बात समझ में? तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो वह एनर्जी का भी रेडिएशन करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, उसमें रेडिएशन होता है, एनर्जी का निकलता रहता है।
आई बात समझ में? तो इसमें तीनों बातें होती है। ये बात क्लियर हो गया? और फिर आइए नेक्स्ट और ऑलमोस्ट लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज associated with mass. Charge is always associated with mass, but mass is not always associated with charge. Charge is always associated with mass, but mass is not always associated with charge. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है, अगर चार्ज है तो उसमें मास तो होगा ही। आखिर हम लोग चार्ज देंगे किसमें? किसी बॉडी में देंगे ना। चार्ज कहाँ देंगे? किसी बॉडी में देंगे। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर चार्ज है तो मास होगा, ये तो जरूरी है। लेकिन अगर मास है तो चार्ज होगा, ये जरूरी नहीं है। मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। आई बात समझ में? मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। तो चार्ज है तो हम कहाँ देंगे? मास में ही देंगे ना। चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज देंगे, ठीक है? तो चार्ज है तो मास तो होगा ही। लेकिन अगर कोई बॉडी है तो वो चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ या नहीं? तो ये चार्ज की मेजर प्रॉपर्टी थी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए ठीक है। और हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी है ना। और अगर फायदा हुआ हो तो क्या करना है? तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।